ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों ने करना आज स्टार्ट, दैट इज नर्वस टिश्यू। ओके, सो नर्वस टिश्यू जो होते हैं, दीज आर द टिश्यूज, ओके, which are found in our nervous system. Okay, they are the one which are present in nervous system. Okay, दो तरह के होते हैं ये। एक होते हैं जो एक्साइटेबल सेल से बनते हैं, दैट इज न्यूरॉन्स, और दूसरे हैं जो नॉन एक्साइटेबल सेल से होते हैं, दैट इज न्यूरोजिया। ओके, एक जो एक्साइटेड होंगे सेल्स, एक्साइटमेंट, और एक है जो नॉन एक्साइटेबल। ओके, फंक्शंस क्या क्या होते हैं नर्वस टिश्यूज के? सबसे पहला फंक्शन जो आता है दैट इज इरिटेबिलिटी। ओके, इरिटेबिलिटी का मतलब है व्हेन देयर इज सम you can say react, when you react to any type of physical or chemical reaction, or you can say any physical activity is going on and you are reacting on it. कोई आपके कान को हिलाया जा रहा है, कोई आपके बालों को हिलाया जा रहा है, कोई आपको इरिटेट कर रहा है, एंड यू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। Okay, or chemical agents. Okay, when some irritated chemical fall on your hands and you start scratching, that is called irritability. Okay, conductivity. Okay, and the conductivity is when there is transmission of reaction from one point to another. ओके, मैसेज पास होना किसी तरीके का कि यहाँ पे ऐसी रिएक्शन का होना जरूरी है, सो दैट इज कंडक्टिविटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन क्या होता है, जिसको हम नर्व सेल भी कह देते हैं, दिस इज द वर्किंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। Okay, you can simply say that this is the electrically excitable cell that receives, processes, and transmit information through electrical and chemical signals. So neuron एक ऐसा पार्ट है जो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड होता है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करता है, उस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है, और प्रोसेसिंग के बाद उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करता है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये किस तरीके से करता है, कहीं पे इलेक्ट्रिकल एजेंट्स के थ्रू और कहीं पे केमिकल एजेंट्स के थ्रू। Okay, you are going to, when you are going to ask about what is the working unit of nervous system, the answer is neuron. Okay, it consists of cell body which will be having a cytoplasmic extension called dendrite, axon and pole. Okay, तो ये जो नीचे डायग्राम है आप देख सकते हो, तो इसकी बॉडी में क्या है, सबसे पहले क्या आता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस आती हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, उसके बाद आता है एक्सोन, और फाइनली क्या आता है इसका पोल। ओके, न्यूरोजलिया। ओके, न्यूरोजलिया जो है वो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है नर्वस टिश्यू का, ठीक है, एक इंसुलेटिंग स्ट्रक्चर है और प्रोटेक्टिंग न्यूरॉन्स, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। ओके, दे आर एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड एपेंडाइमल सेल्स। ये इसकी टाइप्स हैं डिफरेंट, ठीक है, जिनसे ये मिलके बनता है। सो this is how a neurogelial cell can be seen. Okay, dendrites, it will have glial cells or astrocytes, the other glial cells called oligodendrocytes, and finally the axons. समझ आ गया यहाँ तक सबको? Yes, sir.
Yes. Okay. Now tissue regeneration. Okay. Tissues की regeneration कहते हैं. Okay. जहां तक regeneration हो सकती है, okay, that depends upon the normal rate of physiological turnover of particular type of cell. एक पर्टिकुलर सेल का फिजियोलॉजिकल टर्नओवर कितना है, उसी के हिसाब से टिश्यूज की रीजनरेशन भी काम करती है. ओके, जिनकी फिजियोलॉजिकल टर्नओवर काफी रैपिड है, वहां पे टिश्यूज की रीजनरेशन ज्यादा इफेक्टिवली होती है, जैसे कि लेबाइल सेल्स, स्टेबल सेल्स एंड परमानेंट सेल्स. सो लेबाइल सेल्स कौन से होते हैं? जिनमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस लगातार चलता रहता है. ओके, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यूज, जैसे कि स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गई, सिक्रेटरी ग्लैंड्स हो गए, डक्ट्स हो गई और यूट्रस लाइनिंग्स. ओके, सो एपिथेलियम सरफेस जो है वो लेबाइल सेल्स का ही एग्जांपल है. स्किन है, आपकी सर्दियों में स्किन नेल्स के आसपास उतरनी स्टार्ट हो जाती है, मगर थोड़े दिनों बाद वो फिर से नॉर्मली हो जाती है. दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन. बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो थोड़े ही दिनों बाद उसको रीजनरेट होना जरूरी होता है बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रिक फ्लू. Okay, the same thing happens with the secretory glands, ducts, and even the uterus lining in the you can say that menstrual cycle, that 28 days cycle. After 28 days the lining needs to be removed and the new linings will come up. Okay, next is bone marrow. Okay, blood, spleen and lymphoid tissues, they are also the example. Okay, स्टेबल सेल्स, ये वो सेल्स होते हैं जो अपनी एबिलिटी को रिटेन रखते हैं, ठीक है, मगर ये क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं, मगर इतनी फास्ट रेप्लिकेट नहीं करते जितना के लेबाइल सेल्स करते हैं. एग्जाम्पल है लिवर, किडनी एंड पेनक्रिएटिक सेल्स. ओके, कोई भी फाइब्रोब्लास्ट हो गए, स्मूथ मसल्स के सेल्स हो गए, जब बोन सेल्स हो गए, जैसे कि बोन्स को बना वाले सेल्स, जब बोन्स को रीमॉडल करने वाले सेल्स, तो ये अपना काम करते हैं मगर एक स्टेबल पेस पे करते हैं, ज्यादा फास्ट पेस पे नहीं. ओके, एंड द लास्ट इज परमानेंट सेल्स. ये वो सेल्स होते हैं जो एक बार अगर ग्रो हो जाए, फुली ग्रो हो जाए, इनकी ग्रोथ फुल कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद ये रेप्लिकेट नहीं कर पाते. ओके, और इनकी एग्जांपल क्या है? नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स. एक बार आपके नर्वस सिस्टम में आपके नर्व सेल्स, आपके न्यूरॉन्स की ग्रोथ कंप्लीट हो गई, उसके बाद ये दोबारा नहीं बनते. That is why you have seen there are some persons with mental problems, जिनकी बर्थ से ही जो नर्वस सिस्टम की ग्रोथ है प्रॉपर नहीं होती है, इसी वजह से वो आगे जाके भी प्रॉपर नहीं हो. स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स भी वैसे ही हैं, एंड आपके बोन्स के टिश्यूज जो हैं वो भी वैसे ही हैं. अगर एक बार ग्रोथ कंप्लीट जहां पे हो गई, उसके बाद दोबारा ये आगे नहीं बढ़ी. कभी आपने देखा है कि किसी की 18 साल तक जो हाइट है वो 5 फीट थी, मगर 19वें साल में जाके, जब 22वें साल में जाके वो 6 फुट हो गया? हैव यू सीन दिस? No, sir. The reason is the skeletal system once reached to its final position is never going to grow again. Okay, now comes the membrane. So the membranes are the sheets of epithelial tissue
and they are also the one which are supporting connective tissues that covers the line or internal structure or cavities. ओके, मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? छोटी छोटी शीट्स होती हैं जो एपिथेलियल टिश्यूज की होती हैं, ठीक है, या फिर ये कनेक्टिव टिश्यूज की सपोर्टिंग शीट्स भी हो सकती हैं जो कवर करती हैं, या इंटरनल स्ट्रक्चर को लाइनिंग प्रोवाइड करती हैं, या फिर कैविटीज को लाइनिंग प्रोवाइड करती है। ओके, सो इनमें सबसे मेन मेम्ब्रेन्स कौन सी हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन, serous membrane, synovial membrane and cutaneous membrane. Okay, so the mucous membrane या जिसको हम कह देते हैं moist lining of the alimentary tract, respiratory tract, genitourinary tract is mucous membrane, और इसका सेकंड नेम क्या है? म्यूकोसा। कोई भी ऐसी लाइनिंग जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स या होलो ऑर्गन्स में, ठीक है, एक गीलापन रखती है, दैट लाइनिंग इज कॉल्ड म्यूकोसा और म्यूकोसल मेम्ब्रेन। एग्जांपल है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर यूरिनरी सिस्टम। ओके, इस मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा चीजें जो मिलती हैं वो क्या है? ये बनती है एपिथेलियल सेल्स एंड टिश्यूज से। ओके, जो आगे चल के ये एपिथेलियल सेल्स आगे चल के किस चीज को सिक्रीट करते हैं? म्यूकस। और ये म्यूकस क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल चीज समझनी चाहते हो, जब आप रोटी खाते हो, जब चावल खाते हो, जब कुछ भी खाते हो, जब आप उसको अपने गले से आगे निगलते हो, तो सबसे पहली चीज क्या है? अगर आपका गला सूखा हुआ तो आपको उसको निगलने में प्रॉब्लम हो, तो उस टाइम पे आपको या तो पानी पीना पड़ेगा या कुछ हो लिक्विड लेना पड़ेगा। रीजन क्या है? गला सूखा हुआ है। खाने के टाइम पे मुंह के अंदर सलाइवा का होना जरूरी है, क्योंकि वो सलाइवा मिक्स होता है रोटी के साथ, उसको लिक्विफाई करता है, जिससे कि वो इजीली गले से निगल सके आप नीचे। जैसे ही वो गले से आगे निगल होता है, आगे की सारी लाइनिंग जो होती है वो चिपचिपी होती है। उसकी लाइनिंग जो ट्यूब की होती है उसमें चिपचिपा पदार्थ लगा होता है जो खाने को इजीली आगे की तरफ मूव कर देता है। अगर वहां पे चिपचिपा पदार्थ ना हुआ तो खाना कहीं पे भी फंस सकता है। The same thing goes with respiratory tract and genitourinary tract. Okay? समझ आ गई ये चीज यहाँ तक सबको? Yes, sir. Okay. So the cells fill up the mucus and they have the appearance of goblet or flask cells like, and they are known as goblet cells. जो cells फिक्स अप करते हैं म्यूकस को, और इन एरियाज के अंदर जो उनकी अपीयरेंस होती है वो गॉबलेट जैसी होती है, जब फ्लास्क टाइप होती है, इसीलिए उनको नाम क्या दे दिया जाता है? गॉबलेट सेल्स। ओके, जितनी भी ऑर्गन्स म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ लाइंड होती हैं उनके सरफेस सबसे ज्यादा स्लिपरी होते हैं, और ये सिर्फ चीजों को आगे पास करने के लिए हेल्प नहीं करती है, बल्कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन उन एरियाज को प्रोटेक्ट करती है, उन मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल या केमिकल इंजरीज से। ओके, ताकि कोई भी बंदा अगर उसने कोई फॉरेन पार्टिकल इनहेल किया भी हुआ है वो इजीली पास हो जाए, ना कि वो कहीं और जाके फंस जाए, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाए, चाहे फिर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, चाहे कोई भी पार्ट।
So this is how a mucous membrane looks like. You can see a simple, they have shown a structure of a simple lady and shown a tube here. Now this tube have this membrane, and this membrane is having this pink color lining. That lining is mucus. And in that lining you can see flask-like white structures, and these are called goblet cells. Okay? Next is serous membrane. Yes, sir. Okay, serous membrane जिसका नाम है सिरोसा, और इसका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? टू सेक्रीट वाटरी लाइक फ्लूइड. सीरस मेम्ब्रेन का सबसे मेन काम होता है एक पानी की तरह का जो है फ्लूइड सिक्रीट करना. ओके, they consist of double layer of loose areolar connective tissues which are lined by simple squamous epithelium. ओके, ये जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं? इसमें दो लेयर होती हैं लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज की, जिसको लाइनिंग प्रोवाइड की जाती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज. ओके, जो पैरिएटल लेयर होती है वो कैविटीज को लाइन करती है, जो विस्ट्रल लेयर होती है वो ऑर्गन्स को सराउंड करती है. ठीक है, कैविटी मतलब जो खाली जगह होती है कहीं पे भी. ठीक है, सो जो पैरिएटल लेयर होगी वो कैविटीज को करेगी, और जो बाहर की विस्ट्रल लेयर होगी वो ऑर्गन को कवर करेगी. ओके, और ये दोनों लेयर्स को सेंटर में से सेपरेट कौन करता है? सीरस फ्लूइड, जिसको सिक्रीट कौन कर रहा है? एपिथेलियम. ओके, इनमें तीन साइड्स जो होती हैं वो मेन है जहां पे सीरस मेम्ब्रेन आपको मिलेंगी. ओके, पहली प्लूरा, ठीक है, जो कि आपके थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है, जो कि लंग्स के ऊपर होती है, यानी कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ओके, सो प्लूरल फ्लूइड आपका आता है, ये प्लूरल फ्लूइड आपकी लंग्स की जो है कवरिंग में प्रेजेंट होता है, उनको प्रोटेक्ट करने. सेकंड आती है पेरिकार्डियम, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी में होता है, जो आपके हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. और फ्लूइड का नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड. और लास्ट आता है पेरिटोनियम, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होता है और जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करता है. एंड द नेम ऑफ द फ्लूइड इज पेरिटोनियल फ्लूइड. सो तीन फ्लूइड हो गए, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड पेरिटोनियल फ्लूइड. ओके, सो ये जो सीरस फ्लूइड्स होते हैं विस्ट्रल और पैरिएटल लेयर्स के अंदर, ये इनेबल कर देते हैं किसी भी ऑर्गन को ग्लाइड करने के लिए विद इन द कैविटी, ताकि इसको बाहर के किसी स्ट्रक्चर से या अंदर के किसी के स्ट्रक्चर से कोई फ्रिक्शन ना मिले और बड़े आराम से ये अपना काम कर सके. ओके, जैसे कि हार्ट अपनी लगातार शेप और साइज चेंज करता है जैसे जैसे वो बीट करता है. इस बीटिंग के दौरान अगर कोई भी चीज वहां पे आ गई या कोई पार्ट फंस गया तो उस फ्रिक्शन की वजह से हार्ट डैमेज हो सकता है, मगर जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो उसको इस डैमेज से बचाता है. ओके, सो लाइक this is the thoracic cavity. Okay, these are the lungs. So here in this cavity you are going to find out the parietal fluid, parietal or pleural fluids. Okay, synovial membrane. यहाँ तक सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, sir. Any question?
No, sir. Okay. So next is synovial fluid. Okay, the synovial membrane. So synovial membrane जो होती है एक ऐसी membrane है जो कहाँ पे आपको मिलेगी, joints पे मिलेगी. ओके, आपकी बॉडी में, आपके स्केलेटल सिस्टम में, आपके बोन्स के ऊपर जितनी भी ज्वाइंट्स है, उनमें जितनी भी कैविटीज हैं, उन सब कैविटीज में कौन सा फ्लूइड मिलेगा आपको, साइनोवियल फ्लूइड. ओके, इसका भी सेम फंक्शन है कि बोन्स दो आपस में जब लगेंगी तो उनमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो सकता है. सो उस चीज को बचाने के लिए एक साइनोवियल फ्लूइड मिल जाता है आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन के. ओके, जो लेयर होती है दैट इज वेरी फाइन, वेरी फ्लैटन्ड, ओके, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो सिक्रीट करती है क्लियर, बिल्कुल क्लियर मगर स्टिकी, मतलब चिपचिपा, ऑयली लाइक फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, जो कि एक लुब्रिकेंट का काम करता है आपके जॉइंट्स के अंदर. आपने कभी सुना होगा जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं, जब उनके जॉइंट्स में दर्द होने लगती है, चाहे वो नीज हो या एल्बोज हो या स्पाइन हो, तो ज्यादातर हम लोग क्या कहते हैं, जब बाहर सुना होगा कभी के लोग क्या कहते हैं कि इनके जो जॉइंट्स हैं उसका तेल खत्म हो गया है या ग्रीस मुक गई है. Yes, sir. वो एक्चुअल में ये वर्ड क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये लुब्रिकेंट का काम करता है. जैसे गाड़ियों के इंजन्स में हम ग्रीस लगाते हैं ताकि उनमें फ्रिक्शन ना हो आपस में, वैसा ही काम ये करता है. ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन से, दिस इज द बोन एंड दिस इज आल्सो द बोन and this is the area between the bones. So this area is going to be filled in by the synovial fluid, ताकि इनके बीच में किसी तरह की कोई भी क्या ना हो, फ्रिक्शन. ओके, नेक्स्ट इज क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, दैट इज आपकी स्किन. ओके, सो इस स्किन में क्या आ जाती हैं आपकी म्यूकस, सीरस एंड क्यूटेनियस मेम्ब्रेन. क्यूटेनियस मेम्ब्रेन में क्या क्या आ जाती हैं, सबसे ऊपर एपिथेलियम, उसके बाद एरियोलर, और सबसे अंदर डेंस इर्रेगुलर टिश्यू. ओके, ग्लैंड्स. ग्लैंड्स क्या है, एपिथेलियल सेल्स के ग्रुप्स हैं जो कुछ स्पेशलाइज्ड चीजों को सिक्रीट करते हैं. और जो ये स्पेशलाइज्ड सिक्रीशंस हैं, हम इनको क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स. ग्लैंड्स स्पेशलाइज्ड सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं और उन सिक्रीशंस को कहा जाता है हॉर्मोन्स. दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो बनाते और सिक्रीट करते हैं उन सब्सटेंसेस को एपिथेलियल सरफेस के ऊपर जो किसी डक्ट के थ्रू जाती है. ओके, जैसे कि आपका स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, ओके, जहाँ मेमरी ग्लैंड्स में से मिल्क हो गया, लैक्रिमल मतलब आपकी टीयर्स हो गए, सिबेशियस ग्लैंड्स हो गए जहाँ म्यूकस ग्लैंड्स हो गए. ओके, सो स्ट्रक्चर उनका कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर होता है ग्लैंड्स का. ओके, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो स्ट्रक्चर होता है, साइज, शेप या कॉम्प्लेक्सिटी, वो हर एक की डिफरेंट होती है. कुछ ट्यूब्यूलर होते हैं, कुछ एल्वेलर होते हैं और कुछ सेकुलर होते हैं. ओके,
एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हम डक्टलेस ग्लैंड्स कह देते हैं, वो ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स लाइक हॉर्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करते हैं, मगर किसी डक्ट में नहीं करते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं ब्लड के। ओके जो हमने पीछे देखा था वहां पे क्या था, वो डक्ट में जाएगा पहले फिर ब्लड, मगर यहाँ पे क्या है कि कुछ भी हार्मोन जो प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, जैसे कि पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, ओवेरियन ग्लैंड्स, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस एंड एड्रीनल ग्लैंड्स। Okay, so by this we are at the end of our lecture and the chapter called tissues. So if you people are having any questions, you can ask me now. No, sir.